राजनीति में फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और डेटा के जरिए समझेंगे कि इन चुनावी वादों की असल कीमत जो अक्सर छिपी रहती है वो आखिर क्या है। शुरुआत करते हैं 510 करोड़ रुपए के एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से। 2026 के बंगाल चुनावों को लेकर जो डेटा सामने आया है वो इस पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। चुनाव आयोग ने इन चुनावों के दौरान 510 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की। 510 करोड़ सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन डेटा बताता है कि ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खेल तो सतह के बहुत नीचे चल रहा है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह भारी भरकम रकम विकास के लिए कोई खजाना है या फिर आज की राजनीति में वफादारी खरीदने की सिर्फ एक एंट्री फीस? ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र में वोट अब एक ऐसी कोमोडिटी बन गया है जिसकी एक बेसलाइन कीमत पहले से तय कर दी गई है। अब ग्राउंड लेवल पे असल में हो क्या रहा है, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बंगाल में 27 करोड़ रुपए का कैश, बंगाल और तमिलनाडु मिला के 41,000 लीटर शराब और यहां तक कि इन्फ्लुएंसर्स की लॉयल्टी के लिए सोना और ड्रग्स तक बांटे गए। यह साफ दिखाता है कि चुनावों का अपना एक पूरा अंडरग्राउंड अर्थशास्त्र काम कर रहा है, जहां इन चीजों के बदले वफादारी का सीधा व्यापार होता है। अब आते हैं घोषणा पत्र पर, जो असल में एक कानूनी लूपहोल का काम करता है। आइए देखते हैं कि कैसे गैर कानूनी चीजें अचानक से कानूनी बन जाती हैं। या एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पुलिस रात के अंधेरे में गैर कानूनी कैश पर रेड मारती है और दूसरी तरफ दिन के उजाले में राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में बिना किसी शर्त के कैश देने के वादे करती हैं। कहीं कहीं तो ये सालाना 70 से 75 हजार करोड़ रुपए तक की स्कीम्स होती हैं। लक्ष्य दोनों का बिल्कुल एक है, बस घोषणा पत्र वाला तरीका पूरी तरह से कानूनी हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यह कानूनी रूप से कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है सुप्रीम कोर्ट के 2013 के बालाजी जजमेंट में। इस फैसले के मुताबिक चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को तकनीकी रूप से भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। तो तकनीकी रूप से ये सारे वादे फ्री स्पीच और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की छतरी के नीचे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो चलिए अब इस मुफ्तखोरी के असली और मैक्रो इकोनॉमिक खर्च पर नजर डालते हैं कि देश को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1,68,400 करोड़ रुपए। यह कोई मामूली रकम नहीं है। ये भारत के 12 राज्यों द्वारा साल 2025-26 के लिए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर यानी बिना शर्त नगद बांटने का कुल सालाना कमिटमेंट है। बिल्कुल अकल्पनीय आंकड़ा है ये। इस खर्च की विशालता को समझने के लिए इसका एक सीधा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ राज्य स्तर पर बांटे जाने वाले नकद का ये पहाड़ है 1.68 लाख करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, नई मिसाइलों और एआई के लिए हमारे डीआरडीओ का राष्ट्रीय बजट मात्र 26,800 करोड़ रुपए के आसपास है। ये कंपैरिजन हमारी प्राथमिकताओं की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र लगभग 46,000 करोड़ रुपए के वादों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद कर्नाटक 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश 18,600 करोड़ पर आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इन 12 राज्यों में से आधे तो पहले से ही भारी रेवेन्यू डेफिसिट यानी घाटे में चल रहे हैं। तो घाटे के बावजूद ये पैसा आ कहां से रहा है? हकीकत यह है कि भारत के मुश्किल से 2 से 2.5% नागरिक डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस भारी भरकम खर्च और पूरी व्यवस्था को फंड करने का सारा दबाव अंततः इसी छोटे से टैक्स पेयर वर्ग के कंधों पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते इस कर्ज ने एक बहुत बड़े डर को जन्म दिया है, श्रीलंका का डर। आइए समझते हैं कि कर्ज की यह स्थिति कितनी डरावनी है। FRBM कमेटी के अनुसार किसी भी राज्य के लिए सुरक्षित डेट टू जीडीपी यानी कर्ज की सीमा 20% होनी चाहिए। लेकिन डेटा हमें बताता है कि भारत के 16 राज्य 30% के इस डेंजर मार्क को पार कर चुके हैं और पंजाब की हालत तो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, जो 46% पर बैठा है। ये उधारी की एक बिल्कुल भी सस्टेनेबल स्थिति नहीं है। अब सवाल यह है कि जनता इस सिस्टम को स्वीकार क्यों करती है? मनोविज्ञान में इसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम 5 साल बाद बनने वाले किसी शानदार अस्पताल या स्कूल के बजाय आज इसी वक्त हाथ में मिलने वाले थोड़े से कैश को ज्यादा अहमियत देते हैं। और यहीं से एक बेहद खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। सबसे पहले बिना फंड के नकद बढ़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा रुक जाता है। फिर राज्य का कर्ज बढ़ता है,
जब बाजार में बिना किसी काम के पैसा आता है तो भयंकर स्थानीय महंगाई बढ़ती है और फाइनली हद से ज्यादा टैक्स के बोझ तले दबा ये छोटा सा उत्पादक वर्ग थक हार कर देश छोड़ने लगता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अगर सरकारें चुनाव जीतने के लिए सिर्फ टैक्स कटौती और बिना सोचे समझे सब्सिडी पर ही निर्भर रहें तो अंजाम क्या होता है? श्रीलंका इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। 2019 में उनका कर्ज अनुपात 91% था, 2021 तक ये 119% हो गया और अंततः अप्रैल 2022 में पूरा देश दिवालिया हो गया। अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ का ये सबसे खौफनाक अंत है। तो फिर असली जन कल्याण क्या है? आइए मुफ्तखोरी और असली वेलफेयर के फर्क को गहराई से समझते हैं। देखिए, ये पूरा विश्लेषण वेलफेयर के खिलाफ नहीं है। ये बस माइंडलेस फ्रीबीज यानी बिना शर्त बांटे जाने वाले कैश और स्मार्ट वेलफेयर के बीच एक साफ लकीर खींचता है। स्मार्ट वेलफेयर वो है जो हमारी क्षमता बढ़ाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करता है और समाज में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाता है। ग्लोबल लेवल पर इसके बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं, जैसे सिंगापुर का सीपीएफ मॉडल, जहां इनकम का एक हिस्सा भविष्य में हेल्थ केयर और रिटायरमेंट के लिए जुड़ता है, या फिर स्वीडन का हाई टैक्स मॉडल, जहां टैक्स जरूर ज्यादा है लेकिन बदले में नागरिकों को वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। असली वेलफेयर समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, ना कि कर्ज लेकर सिर्फ अकाउंट में पैसे डालना। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की कीमत पर आज का ये तुरंत मिलने वाला कैश स्वीकार करते हैं तो असल में हम किसका भविष्य बेच रहे हैं? क्या चंद रुपयों के लिए हम अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य को गिरवी तो नहीं रख रहे? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।